So today's we will start our topic. Today's topic is cloning vector. Cloning vector क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितनी भी बायोलॉजिकल जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो भी रिसर्च हो रही हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो क्लोनिंग वेक्टर उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा व्हीकल है जो कि जीन को ट्रांसफ़र कर सकता है, रेप्लिकेटेड जीन का रेप्लिकेशन कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है डिज़ायरेबल जीन को, और न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करके हम प्लांट्स की क्वालिटी में ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उनको भी बायोटेक्नोलॉजी मेथड से रिमूव किया सकता है। तो क्लोनिंग वेक्टर के जस्ट टुडे वी विल स्टार्ट क्लोनिंग वेक्टर। बिफोर क्लोनिंग वेक्टर वी जस्ट एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइक there is step of formation of recombinant DNA। recombinant DNA के क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, बाय रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ये एक सीजर के तरीके से यूज़ होता है डीएनए की कटिंग के लिए। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस यूज़ होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो क्लोनिंग वेक्टर, बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर क्या है? सो फर्स्ट वी विल डिफाइन the definition of vector. Vector are the DNA molecules that can carry a foreign DNA segments into the cell। मतलब क्या है? ये वेक्टर एक DNA मॉलिक्यूल्स ही है जो कि फॉरेन DNA को होस्ट सेल में ला सकता है, विच कैरी फॉरेन DNA इनटू होस्ट सेल। मतलब जो डीएनए की रिक्वायरमेंट है उस डीएनए को वो होस्ट सेल में हम किसके थ्रू लाते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू लाते हैं। ये एक व्हीकल्स के तरीके से, जैसे आप व्हीकल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, ऐसे ही क्लोनिंग वेक्टर से हम जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टूल्स है बायोटेक्नोलॉजी का। बिना क्लोनिंग वेक्टर के बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। जितना भी जीन इम्प्लीमेंटेशंस हो रहा है, ठीक है ना, डिफ़ॉल्टेड जीन्स करेक्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें क्लोनिंग वेक्टर इन्वॉल्व होता है। अब वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? वेक्टर में भी कौन कौन से पहले वेक्टर हो सकते हैं, वेक्टर किसको बनाया जा सकता है, कौन है वेक्टर? जो जीन वेक्टर क्या है, तो उसमें फर्स्ट आता है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है? बेसिकली प्लाज्मिड्स दीज आर द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड्स होता है, बैक्टीरियल सेल में भी प्लाज्मिड्स होता है। इस प्लाज्मिड की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो सकता है। समझ में आया? इसको कोई ऐसे डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है जिसके कंट्रोल में ये हो, ये अपने आप में रेप्लिकेट हो सकता है, इसलिए प्लाज्मिड्स एक अच्छा वेक्टर है। क्लियर? सेकंड है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं? आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी रीड किया हुआ है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरिया को जो क्या करते हैं, खाते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर विद इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज की ये एक स्पेशलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है अपने को, ठीक है ना, और एक बैक्टीरियल सेल में बहुत सारी कॉपी इसकी बैक्टीरियोफेज की हो जाती हैं। तो ये दोनों क्वालिटी एक प्लाज्मिड्स में वेक्टर में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज को ही वेक्टर क्यों कहते हैं, ये अच्छे वेक्टर क्यों हैं? ये अच्छे वेक्टर इसलिए हैं क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं, और बैक्टीरियोफेज बहुत ही एक बैक्टीरिया के अंदर कई सारे बैक्टीरियोफेज डेवलप हो सकते हैं, मतलब उसमें एबिलिटी है रेप्लिकेट होने की। दैट्स अ रीज़न वी यूज़ प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर, ठीक है। सेकेंड, वेक्टर में क्या होता है? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या होता है? कितनी कॉपी चाहिए हैं? समझ में आया? डिज़ायरेबल जीन्स की कितनी कॉपी चाहिए हैं? It is defined as the number of copies of vector present in a cell. It varies from 1 to 100 copies per cell। क्या मतलब समझ में आया? कि जो
कॉपी नंबर होता है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ कॉपी ऑफ द वेक्टर प्रेजेंट इन अ सेल, एक वेक्टर में कितनी कॉपी ये कलेक्ट कर सकता है, इट्स कैरी फ्रॉम 1 to 100 कॉपी, मतलब कि एक वेक्टर में 1 से 100 कॉपीज पर सेल के अंदर हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स इज वेक्टर प्लाज्मिड इज अ बेस्ट वेक्टर, प्लाज्मिड्स को इसलिए बेस्ट वेक्टर कहते हैं। अब एक आर्टिफिशियल वेक्टर फॉर्म किया है, वो आर्टिफिशियल वेक्टर है PBR 200 322, नेम इसका नोट कर सकते हो, P स्मॉल p कैपिटल B कैपिटल R 322 और 322, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है जो डेवलप हुआ है 1977 पर, किसके थ्रू, बाय बोलिवर एंड रुद्राग युक्स के थ्रू, ठीक है। किससे, फ्रॉम ई कोलाई प्लाज्मिड से, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है और उसका प्लाज्मिड से इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो अब वेक्टर का कुछ वर्क है, उस वर्क को एक फैसिलिटेटिंग वे में अच्छे से वर्क करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स होना चाहिए जिससे वो गुड वेक्टर हो सकता है। तो कंपोनेंट्स क्या हैं, सबसे पहले इसमें एक डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जो ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है, ORI, ओराई, इसको एक कॉमन वर्ड में ओराई कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका क्या काम है, एक वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ये एक डीएनए का एक सीक्वेंस है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। यदि ओराई ग्रुप नहीं होगा, उसमें ओराई नहीं होगा तो उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ओराई वो पॉइंट है जो डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है और ये एक वेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। तो this is origin of replication is a DNA sequence that is responsible for initiating replication. Any piece of DNA when linked to this sequence can replicate within the host cell. कोई भी डीएनए जो डिजायरेबल डीएनए है, यदि उसको और डीएनए का कोई पार्ट है जो कि आपको रेप्लिकेट करना है या साइंटिस्ट उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, दे शुड ऐड दैट पर्टिकुलर डीएनए इन और लिगेट इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उनको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में लिगेट करना होगा उसको, ठीक है। तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, क्लियर। सेकेंड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक और मेन वो फीचर है, वो क्या है, ओराई ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए फॉर मैनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये भी डिसाइड करता है कि कितनी कॉपी करनी है, मतलब नंबर ऑफ कॉपी भी कंट्रोल होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दो वर्क कर रहा है, एक तो वो डीएनए के पर्टिकुलर सीक्वेंस को रेप्लिकेट कर सकता है, रेप्लिकेट करने के लिए इनिशिएट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडली उसकी कितनी कॉपी होना चाहिए उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। देन सिलेक्टेबल मार्कर, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि उसमें होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, वो सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, इट्स हेल्प टू सिलेक्ट द होस्ट सेल विच कंटेन वेक्टर एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म, ये दो टर्म समझ लीजिए। जो डीएनए डिजायरेबल डीएनए है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म डीएनए है, ठीक है, और जो डिजायरेबल नहीं, ओरिजिनल डीएनए है जिसकी नीड नहीं है, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए है, ठीक है। तो जो सिलेक्टेबल मार्कर, नेम से ही समझ में आ रहा है, सिलेक्शन करना। सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प टू सिलेक्ट द होस्ट सेल विच कंटेन वेक्टर एंड एलिमिनेट नॉन वेक्टर। वो वेक्टर को सिलेक्ट कर लेता है, ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर को सिलेक्ट करता है, मतलब वो वेक्टर जिसमें
एलियंस डीएनए उसको सिलेक्ट कर लेगा और उसको ग्रो करने देगा, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पार्ट है डीएनए का जो चेंज नहीं हुआ है उसको वो ग्रो नहीं करेगा। दिस इज द वर्क ऑफ सिलेक्टिव मार्कर। सिलेक्टिव मार्कर is also define the procedure by which the piece of DNA is introduced into a bacterial cell। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए का जो पीस है वो बैक्टीरियल सेल में कैसे उसको इंट्रोड्यूस करना है, इसको क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दिस इज सिलेक्टिव मार्कर। जीन्स, अब सिलेक्टिव मार्कर कौन कौन से होते हैं? देयर आर सो मैनी सिलेक्टिव मार्कर्स बट सम सिलेक्टिव मार्कर्स विच आर बेसिकली रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसे सिलेक्टिव मार्कर्स लिए गए हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक आप लोग खाते हो ना, तो एंटीबायोटिक के भी रेजिस्टेंट है, मतलब एंटीबायोटिक को भी क्रॉस कर जाते हैं, एंटीबायोटिक का भी असर कुछ नहीं होता है, वो होते हैं सिलेक्टिव मार्कर। तो वो सिलेक्टिव मार्कर बेसिकली क्या है, टेट्रासाइक्लिन, एम्प्लिसिलिन, ठीक है, और कैनामाइसिन, दीज ऑल आर सिलेक्टिव मार्कर विच आर बेसिकली क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और ये उन जीन्स को कोड करते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, नॉर्मल ई कोलाई में, और ई कोलाई मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, ई कोलाई, एस्टेरिया कोलाई इसका नेम है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक्स नहीं है जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट हो। ठीक है, अलग से जो वेक्टर डेवलप किया है उसमें PBR322 जो डेवलप किया हुआ है, ठीक है ना, PBR322 जो ई कोलाई के प्लाज्मिड से डेवलप किया हुआ वेक्टर है, उसमें ये वेक्टर ये सिलेक्टिव मार्कर है। कौन कौन से सिलेक्टिव मार्कर हैं? एक एम्प्लिसिलिन, कैनामाइसिन और क्लोरोएमार्फिकॉल, दीज आर द नेम ऑफ सम एंटीबायोटिक। क्लोनिंग साइट, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है क्लोनिंग वेक्टर का, वो क्लोनिंग साइट होना। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड सेलेक्टिव मार्कर, थर्ड है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जो एलियंस डीएनए को लिंक करती है, ठीक है, और एलियन डीएनए की कॉपी बनाती है। टू लिंक द एलियन डीएनए द सेक्टर रिक्वायर वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स, मतलब रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम से उस डीएनए को जो उसकी क्लोनिंग साइट है वहाँ से कट करेंगे और वहाँ पे एलियन डीएनए को लिगेट किया जा सकता है। मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर कैन कॉम्प्लिकेटेड। जनरली एक वेक्टर में एक या दो रिकॉग्निशन साइट हो सकती हैं, इससे ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होती हैं बट वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगी। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स के लिए एक या दो रिकॉग्निशन साइट्स के का ही एग्जांपल्स दिया जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से वेक्टर यूज़ हो सकते हैं? वेक्टर यूज़ हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल के लिए अलग अलग वेक्टर हैं। देयर आर सो मैनी वेक्टर्स विच कैन यूज़ इन जीन इंजीनियरिंग इन प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स और एनिमल में उनको यूज़ किया सकता है। ठीक है, तो इन प्लांट्स में जो यूज़ होने वाला वेक्टर है वो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स, एंड इट इज़ डिनोट बाय कैपिटल टी स्मॉल आई। किससे इसको डिनोट करते हैं? कैपिटल टी स्मॉल आई। इट इज़ फॉर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबी फैसियंस। ठीक है, इट इज़ यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, इट्स डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, इट इज नोन एज टी डीएनए। टी डीएनए कभी कभी एग्जाम्पल्स आता है। टी डीएनए क्या है? टी डीएनए इज अ पीस ऑफ डीएनए in T1 plasmids which transfer
नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल। टी डीएनए वो सेगमेंट्स का, डीएनए सेगमेंट्स का वो सीक्वेंस है जो कि नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमरस सेल में चेंज कर देता है। समझ में आया? और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की इसकी जो नेचर है यही यूज़ हो रही है बायोटेक्नोलॉजी पर। क्लियर? कि कुछ सेल्स जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सब नहीं, सब डीएनए नहीं कर सकते हैं, कुछ डीएनए का सीक्वेंस ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको वेक्टर के फॉर्म पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? रिस्ट्रिक्शंस, अब नेम ऑफ द वेक्टर, फर्स्ट इज रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, papillomavirus are known as some cloning vectors because of their ability to transform normal cell into cancerous cells, जो normal cell को cancerous cell में convert कर देते हैं। These are the first disarmed and then used to transfer desirable genes to animal cell। ये इनका पहले एक कैसा नेचर है, ये जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो बैड नेचर है ना, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया डिजायरेबल जीन्स को ले जाने के लिए, डिजायरेबल जीन्स को एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है? सिलेक्शन ऑफ, अब सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जो सिलेक्टेबल मार्कर का काम है ना सिलेक्शन करना, वो दो मेथड्स पर चलता है। उसके जो सिलेक्शंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हैं, इट इज़ डन बाय फॉलोइंग मेथड। कई मेथड है लेकिन उसमें कोई भी एक मेथड यूज़ की जाती है। देयर आर मोड ऑफ मेथड विच हेल्प टू सेपरेट और सेग्रीगेट ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए। सबसे पहले है इसकी इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक मेथड आती है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सेकेंड मेथड है अफर्मेटिव सिलेक्शन, सिलेक्टेबल मार्कर्स और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। टर्म याद कर लो, ये अलग अलग उस पर आते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ये एक मेथड है जिससे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए को सेपरेट किया जा सकता है और रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सेकेंड मेथड है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है? तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको इनएक्टिवेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या है, जैसे ही फॉरेन डीएनए PBR 322 में ऐड किया जाता है। ठीक है? ये किसके पास, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स के पास, जो जीन्स टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंट कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन के लिए एनकोड है, उसके पास जैसे फॉरेन डीएनए को ऐड किया जाएगा, ठीक है, इन वेक्टर PBR 322 द रिकॉम्बिनेंट्स प्लाज्मिड्स लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। जो रिकॉम्बिनेंट्स प्लाज्मिड्स है, मतलब डीएनए जो चाहिए है वो प्लाज्मिड्स के साथ है, वो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस पावर को, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस पावर को ख़त्म कर देगा। मतलब टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में वो ग्रो होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ग्रो होने लगेगा। जबकि वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन इसलिए लगाया हुआ था कि वो ग्रो ना कर पाए, पर वो ग्रो कर रहा है। वो अपनी जो रेजिस्टेंस है प्लाज्मिड्स, टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस है उसको वो लूज़ कर देगा। और वो लूज़ क्यों कर रहा है? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, क्योंकि एक नया डीएनए उसमें लगा दिया है। तो कोई एक चीज़ लगाने से दूसरे का नेचर ख़त्म हो जाए, मतलब एक डीएनए उसमें लगाया, उससे उसने टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस पावर को ख़त्म कर दिया। इट इज़ कॉल्ड एज इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है? एक रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए लगाने से एंटीबायोटिक्स का नेचर ख़त्म हो जाना। इट कैन बी सिलेक्ट आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स once by plating the transformants on ampicillin containing medium। अब उसको क्या करेंगे कि नॉन जो कॉम्बिनेंट्स है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो डीएनए है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ से? एम्प्लिसिलिन कंटेनिंग मीडियम से, एक मीडियम जिसमें एम्प्लिसिलिन डला हुआ है।
तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्प्लिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो एम्प्लिसिलिन पर ग्रो करने लगेगा, ठीक है, एम्प्लिसिलिन कंटेनिंग मीडियम दैट ट्रांसफर, और उसको फिर टेट्रासाइक्लिन वाले पे फिर डालेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट को पहले एम्प्लिसिलिन पे डाला तो ग्रो कर रहा है, फिर उसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे डाला तो रिकॉम्बिनेंट्स कैन ग्रो इन एम्प्लिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, समझ में आया विवेक? एम्प्लिसिलिन पे ग्रो कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर रहा है, जबकि उसको दोनों पे ग्रो करना चाहिए था। क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेंट है इसलिए उसने एक तो एंटीबायोटिक्स पे ग्रो कर रहा है, वो एंटीबायोटिक्स क्या है, एम्प्लिसिलिन पर ग्रो कर रहा है और टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं कर रहा है। यहीं पे क्लियर हो गया कि वो ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए है, उसको दोनों पे ग्रो करना चाहिए था बट वो एक पे कर रहा है, एक पे नहीं कर रहा है, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो दोनों पे ग्रो करेगा। तो ये डिफरेंस क्लियर आ गया। तो यहाँ से सिलेक्टेबल मार्कर ने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए को सेपरेट कर दिया कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पर डेवलप होगा, जबकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किस पर डेवलप होगा, एम्प्लिसिलिन पर डेवलप होगा, टेट्रासाइक्लिन पर डेवलप नहीं होगा। और ये मेथड होती है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक एंटीबायोटिक्स उसने इनएक्टिवेट कर दिया जिसमें वो डेवलप हो रहा है, जिसमें डेवलप इसलिए हो रहा है कि उसने उस जो एंटीबायोटिक है उसके नेचर को ख़त्म कर दिया, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। क्लियर? अब दूसरा मेथड आता है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, कलर के अकॉर्डिंग कलर दे रहा है, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कलर प्रोडक्शन के बेस पर बताता है रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को। जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए को जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम्स की प्रेजेंस पर उस डाला जाता है तो वो कोई भी कन्वर्जन नहीं हो रहा, कोई कलर नहीं दे रहा है, वो समझ में आया। और जो वो रहता है बैक्टीरियल, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला जो है वो क्या कर रहा है, शो नो कलर्स वाइल द, एक सेकेंड, वो ब्लू कलर दे रहा है, समझ में आया। एक कलर नहीं देता है, एक ब्लू कलर दे रहा है। ये होता है ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो दो मेथड है, कलर के बेस पर ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना और एक एंटीबायोटिक्स की वो इनएक्टिवेशंस पर। तो दो मेथड से ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। दिस इज द third important factor which is present in cloning vector. First, origin of replication. Second, selectable marker. Third one is cloning site. Fourth one is third one is cloning site. ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। और क्लोनिंग जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो दो मेथड पर वर्क करेगा, एक इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इंसर्शन इनएक्टिवेशन का मतलब कि एक कलर दे रहा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक कलर दे रहा है, एक कलर नहीं दे रहा है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कोई कलर नहीं देगा, और ठीक है, और एक कलर देगा। क्लियर स्टूडेंट? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ब्लू कलर देगा और ट्रांसफॉर्मेंट कोई भी कलर नहीं देगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट। कौन सा होस्ट कॉम्पिटेंट होगा, किसके ऊपर डाला जाए, कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। यदि होस्ट एलियंस डीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो प्रोसेस फिर सेल के अंदर नहीं होगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट का होना रिक्वायर्ड है। तो सेवेंथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लोनिंग वेक्टर का, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, डीएनए बीइंग अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। डीएनए को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो डीएनए का बेसिक नेचर क्या है, ये निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव होता है ये, तो ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता है
और ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये सेल मेम्ब्रेन से पास क्यों नहीं हो सकता है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्लियर? देयरफॉर द बैक्टीरिया शुड बी मेड कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो क्या है कि बैक्टीरिया इस तरीके से होना चाहिए कि वो डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट कर ले। बैक्टीरिया बहुत कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो कि बाद में वेक्टर का काम करेगा। कॉम्पिटेंसी इज अ एबिलिटी टू सेल टू टेक अप फॉरेन डीएनए। कॉम्पिटेंसीज किसको कहेंगे? ये एक एबिलिटी है सेल की जो कि फॉरेन डीएनए को लेकर होस्ट सेल पर दे सके। ठीक है? द सेल इज मेड कॉम्पिटेंट बाय फॉलोइंग मेथड। सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है 2 मेथड के थ्रू। फर्स्ट है केमिकल मेथड, सेकंड है फिजिकल मेथड। ठीक है? केमिकल मेथड में हीट स्ट्रोक्स आता है। हीट स्ट्रोक्स क्या है? द सेल आर इंक्यूबेटेड विद इन रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए ऑन आइस। सेल को आइस के ऊपर क्या किया जाता है? बहुत देर तक रखा जाता है, जिससे वो आइस पर रखने से क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस पर रखा जाता है। ठीक है? और फिर उसको तुरंत 42 डिग्री सेल्सियस के एक उस पर टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है, और इस तरीके से रखने को हम कहते हैं हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट। जब हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है तो सेल जो है उसमें कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है और वो कॉम्पिटेंट होस्ट बन सकता है। ठीक है? तो पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है। सेकंड केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड ये तो हो गई, हीट स्ट्रोक्स देना है। ठीक है? सेकंड फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में एक इंजेक्शंस आते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस मेथड और बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ठीक है? ये 2 मेथड है, ये कभी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पर आती हैं। तो माइक्रो इंजेक्शंस मेथड क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। जो वो है डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए, ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए, उनको डायरेक्ट, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको इंजेक्शंस पे लेके डायरेक्ट होस्ट सेल के न्यूक्लियस पर डाल दिया जाता है। ठीक है? ये एक फिजिकल मेथड है। सेकंड है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। जीन गन तो समझते हो ना आप? ठीक है? उसी तरीके से जीन गन मतलब जो जीन को क्या कर सके, जीन को फ्लो करके पर्टिकुलर जगह पर फेंक सके। ठीक है? तो जीन गन मेथड में क्या है? सेल और cells are bombarded by high velocity micro particles of gold or tungsten coated with DNA। डीएनए को टंगस्टन या उस पर कोट कर दिया जाएगा गोल्ड पर, और उसको माइक्रो इंजेक्शंस की तरीके से उसको लेकर बहुत अधिक वेलोसिटी से उसको फेंका जाता है, तो डायरेक्ट न्यूक्लियस पर एंटर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज गन मेथड, और एक है फिजिकल मेथड। तो ये यहाँ पे कुछ मेथड हैं जो बेसिकली यूज़ की गई हैं, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, जिनका कि आपको यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी विल फिनिश अवर वीडियो। आई होप you understood